जय हिंद, नमस्कार। उत्तराखंड के सभी पूर्व सैनिक संगठनों से हाथ जोड़कर विनती है। गौरव सेनानी एसोसिएशन उत्तराखंड ने उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी को 16 सूत्री मांग का मांग पत्र दिया है। उत्तराखंड के कुछ पूर्व सैनिक संगठनों की वार्ता के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को दिए गए ये बिंदु न तो एक संगठन के लिए है और हो सकता है कि इनका लाभ हमें मिले न मिले, किंतु भविष्य में आने वाले पूर्व सैनिक व उनके परिवारों का भविष्य सुधर सकता है। अतः सभी पूर्व सैनिक संगठन व ऐसे पूर्व सैनिक जो किसी संगठन से नहीं जुड़े हैं, हमारे इस प्रयास के द्वारा उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों को उचित सम्मान दिलाए जाने के लिए साथ आए। इसके लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7906571159, दोबारा सुने 7906571159 पर मैसेज व्हाट्सएप करें, अपने संगठन का या अपना नाम और इस अभियान में अपनी सहमति भेजें। जय हिंद, जय उत्तराखंड। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। गौरव सेनानी एसोसिएशन पिछले 6 महीने से अपने 16 सूत्री मांगे जो मुख्यमंत्री जी को देना चाहते थे समस्त उत्तराखंड सैनिकों के हक के लिए, उनके अधिकारों के लिए, उन मांगों के लिए अंततः पहले उन्होंने अपना प्रतिनिधि के थ्रू बोला था कि बातचीत करने का मौका देंगे, अंततः मौका दिया। तो उस संबंध में आज मिलकर आ रहे हैं प्रतिनिधि हमारे मुख्यमंत्री आवास से। तो सबसे पहले अध्यक्ष महावीर राणा जी बताएंगे कि क्या कुछ प्रोग्रेस हुई और उस संदर्भ में उनके विचार सुनिए। आज गौरव सेनानी एसोसिएशन के पदाधिकारीगण एवं अन्य संगठनों के आए हुए हमारे अध्यक्ष महोदय, पदाधिकारीगण उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करी और उनको हमने उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों, शहीद परिवारों एवं आश्रित परिवारों के हितों के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मुख 16 सूत्री मांग रखी है। 16 बिंदुओं पर उनसे चर्चा की है कि हमारे जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड पूर्व सैनिक क्षेत्र बहुल क्षेत्र है। तो हम इसमें जो हमारे उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों के लिए, शहीद परिवारों के लिए, आश्रित परिवारों के लिए कल्याणकारी योजनाओं में इजाफा होना चाहिए, उन्नति होनी चाहिए और जो भी उनकी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को धरातल पर अच्छी प्रकार से लागू किया जाए। इसके लिए हमारे जो ऋतुराज जी हैं, वे आपको विस्तार से बताएंगे। हमारे उत्तराखंड राज्य को एक सैनिक बहुल्य राज्य माना जाता है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी ये कहते हैं कि मैं एक सैनिक पुत्र हूं, मेरा सेना में जाने की इच्छा थी लेकिन मैं जा नहीं पाया। तो हमें यही लगता था कि मुख्यमंत्री जी हम सैनिकों की समस्याओं को समझेंगे और इसी से रिलेटेड हमने 16 बिंदु दिए। उसमें हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम जब हिमाचल, पंजाब, हरियाणा इन प्रदेशों में देखते हैं कि हमारे पूर्व सैनिक, कोई जज है, कोई एसपी है, कोई एसडीएम है, कोई एसडीओ है, लेकिन उत्तराखंड में जब हम विभागों में जाते हैं तो हमारे को पूर्व सैनिक गार्ड से ऊपर की नौकरी करता हुआ नहीं मिलता है। तो हमने जब आंकड़े जुटाने की कोशिश करी तो वो आंकड़े हैरान करने वाले थे। वो आंकड़े क्या थे? हमने देखा पूरे भारतवर्ष में जो हमारा पूर्व सैनिक का प्रतिशत मात्रा है, वो हिमाचल नंबर 1 पे है, उत्तराखंड नंबर 2 पे है, पंजाब नंबर 3 पे है। लेकिन आरक्षण देने में जब देखते हैं, हिमाचल तो 15% आरक्षण देता है पूर्व सैनिकों को, पंजाब 13% देता है, चंडीगढ़ 13% देता है, कर्नाटक 10% देता है, राजस्थान 15% देता है, लेकिन उत्तराखंड निचले 5 पायदानों में है और मात्र 5% का आरक्षण देता है, जिसके कारण हमारे पूर्व सैनिक उच्च पदों पर नहीं मिल पा रहे हैं हमको। इसी प्रकार दूसरा बिंदु क्या था, हमारे टोटल भारतवर्ष में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, लेकिन उत्तराखंड एक अकेला ऐसा राज्य है जो अगर कोई पूर्व सैनिक का पद खाली रह जाता है तो हमारे यहाँ उसको सिविलियंस को दे दिया जाता है।
लेकिन यहां तक कि केंद्र सरकार भी उसको बैकलॉग में डालती है। हम जब लोक सेवा आयोग की उप सचिव पुनीता वाजपेयी मैडम से मिले और हमने पूछा कि ऐसा क्यों होता है, तो उनके द्वारा बताया गया कि जब से उत्तराखंड राज्य बना है यहाँ पे पूर्व सैनिकों के पदों के लिए कोई अलग से नियम नहीं बने गए हैं। इस कारण अगर पूर्व सैनिक का कोई पद खाली रह जाता है तो हम उसको सिविलियंस को देते हैं, जो कि गलत है। हमने बोला कि आप इस नियम में बदलाव कीजिए, लेकिन उनका कहना यह था कि इसके लिए आपको राज्य सरकार के पास जाना होगा। तो इसी के लिए हम आज मुख्यमंत्री जी से मिले। हमारा तीसरा बिंदु ये था, ये उत्तराखंड राज्य में उच्च पदों की जो भर्ती निकलती है लगभग 5 से 6 वर्ष के अंतराल पे निकलती है। अब उत्तराखंड में ये पूर्व सैनिक 36 आरक्षण के अंदर आता है। 36 आरक्षण में इनके अलावा महिला आती है, विकलांग आते हैं, स्वतंत्रता सेनानी आते हैं और अनाथ आते हैं। लेकिन उत्तराखंड में एक नियम ऐसा पारित किया गया कि अगर कोई पूर्व सैनिक उच्च पद के लिए दोबारा से परीक्षा देना चाहता है तो उसको यहाँ पे पूर्व सैनिक का आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता, जबकि 36 आरक्षण प्राप्त करने वाले ही महिला और बाकी जो है उनको मिलता है। तो हमारा कहना यह है कि अगर आप सैनिक कोई अपने से उच्च पद पर या उच्च वेतनमान पर जाना चाहता है, उसके लिए परीक्षा देना चाहता है, तो उसके लिए उसको आरक्षण का लाभ देने दिया है, क्योंकि वैसे भी हमारी सीटें खाली असैनिकों को दी जा रही हैं। हमारा चौथा बिंदु ये था, हमने देखा उत्तराखंड में पीसीएस की परीक्षा हुई जिसमें 6 पद निकले। एक डिप्टी कलेक्टर का था, एक पुलिस उपाधीक्षक का था, एक बाल विकास परियोजना अधिकारी का था, एक खंड विकास अधिकारी का था, एक उप निबंधक का था, एक वित्त अधिकारी का था, जिसमें टोटल 488 पूर्व सैनिकों ने परीक्षा दी। लेकिन जब परिणाम आए तो उसमें केवल एक पूर्व सैनिक को उत्तीर्ण किया गया, बाकी की 5 सीटें सिविलियंस को दे दी गई। हमने फिर आरटीआई लगाई तो हमें मालूम पड़ा कि उत्तराखंड जैसे राज्य में जो सैनिक बहुल्य राज्य है, यहाँ पे पूर्व सैनिक के अनुभव को कोई मान्यता नहीं दी जाती है। और यहाँ पे जिस प्रकार के अंक एक 21 साल के नौजवान को लाने होते हैं, उसी प्रकार के अंक पूर्व सैनिक को लाने होते हैं। अगर पुस्तकीय ज्ञान इतना जरूरी होता तो हमारे आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जो केवल अनुभव के आधार पर प्रधानमंत्री बने हैं, उनका पुस्तकीय ज्ञान हो सकता है कम हो। तो हमारा कहना भी ये है, जो पूर्व सैनिक का 15 साल का, 17 साल का, 20 साल का अनुभव है, उसको ध्यान में रखते हुए ग्रुप ए और ग्रुप बी में जिस प्रकार अनुसूचित जाति के बच्चों को 35% की अनिवार्यता रखी हुई है, हमारा कहना यह है सभी पूर्व सैनिक किसी भी जाति के हों, उनको 35% की ए और बी में रखी जाए और ग्रुप सी और डी के लिए अनिवार्यता को बिल्कुल समाप्त किया जाए, जिससे हमारे पद खाली नहीं रह पाए। बिंदु 5 में हमारे द्वारा बताया गया, उत्तराखंड में ग्रुप ए और बी में हमको कोई आयु का लाभ नहीं दिया जाता, केवल 5 वर्ष का दिया जाता है, बल्कि ग्रुप सी और डी में हमारी जो सेना की आयु है उसको जो योग्यता की जो आयु है उससे माइनस किया जाता है। मतलब आपको इसको ऐसे समझना पड़ेगा, अगर किसी पद के लिए 40 वर्ष अधिकतम मांग की गई है और हमारा पूर्व सैनिक 17 वर्ष की आयु में रिटायर होकर आता है, तो 40 + 17 मतलब वो 57 वर्ष तक की आयु के लिए वो एग्जाम दे सकता है। ये सुविधा उत्तराखंड में ग्रुप सी और ग्रुप डी में तो मिलती है, लेकिन ग्रुप ए और ग्रुप बी में नहीं मिलती, जिसके कारण हमारे जो ग्रुप ए और ग्रुप बी के पद है वो खाली जा रहे हैं। हमारा एक सैनिक 35 वर्ष की आयु में रिटायर होकर आया, उसके बाद उसने मान लीजिए यहाँ पे ग्रेजुएशन करी, उसके बाद 3 साल की लॉ करी, उसकी एज लगभग 44-45 साल हो गई। लेकिन हमारे को जो मैक्सिमम उसकी जो आयु में जो छूट दी गई वो 40 वर्ष ही मिल रही है। इस कारण हमारे पूर्व सैनिक उस पद के लिए आवेदन ही नहीं कर पाते और अंततः क्या होता है, वो सीट असैनिकों को दे दी जाती है। हमारा कहना यह है, जैसे हिमाचल, हरियाणा, पंजाब ग्रुप ए बी सी डी चारों ही ग्रुपों में आयु का लाभ देते हैं, उसी प्रकार उत्तराखंड में भी सेवा की अवधि को पूर्व सैनिक की आयु से घटाया जाए, जिससे वो आवेदन कर सके। हमारा बिंदु नंबर 6, उत्तराखंड अकेला ऐसा राज्य है जहां पे अगर कोई सैनिक शारीरिक परीक्षा देता है, सपोज वन रक्षक की निकल रही है, पुलिस के एसआई की निकल रही है, आपके बंदी रक्षक की निकल रही है, वन दरोगा की निकल रही है, वहां पे वो पूर्व सैनिक एक 21 साल के बच्चे की तरह ही उसको परीक्षा देनी पड़ती है शारीरिक। लेकिन अगर हम दिल्ली पुलिस, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ इनकी जब भर्ती केंद्र सरकार निकालती है तो वहां पे आयु के हिसाब से उनका शारीरिक परीक्षा ली जाती है। हमारी मांग ये है कि उत्तराखंड में भी जब पूर्व सैनिक अगर इस तरीके की कोई परीक्षा देता है, शारीरिक परीक्षा, तो उसमें जैसे केंद्र सरकार 30 साल तक के लोगों के लिए एक
30 से 40 के लिए अलग और 40 से ऊपर वालों के लिए अलग दक्षता रखती है। हमारा कहना यह है उत्तराखंड में भी शारीरिक परीक्षा लेते हुए इनका ध्यान रखा जाए, इसके लिए नियम बनाए जाएं। इसी प्रकार बिंदु नंबर 7 में क्या है, हमारे उत्तराखंड का कोई पूर्व सैनिक सपोज कोई सूबेदार के पद से रिटायर होके आया 4800 की ग्रेड पे और उत्तराखंड में वो एक कलर की 2400 की ग्रेड पे की नौकरी पाता है। अब उत्तराखंड में क्या होता है, उसको 2400 की ग्रेड पे रख लिया जाता है, जबकि अगर आप उत्तर प्रदेश जाएं तो वहां पे उसके 4800 के ग्रेड पे को प्रोटेक्ट किया जाता है। मतलब अगर उसको सूबेदार के पद की जो वेतनमान मिल रहा था, भले ही वो वहां पे कलर की पद पे जाए, उसको जो पे है वो सूबेदार की मिलती है। इसी प्रकार हिमाचल में क्या किया जाता है, हिमाचल में उसको जिस समय उसने उस योग्यता को हासिल किया, सपोज इंटर उसने 1995 में की और 2015 में उसको नौकरी लगी तो उसको 20 साल का इंक्रीमेंट दिया जाता है। लेकिन उत्तराखंड में इसके लिए कोई नियम नहीं बनाया। तो हमारा कहना यह है उत्तराखंड में 5-5, 6-6 साल में उच्च पदों की भर्ती निकलती है, तो अगर कोई सूबेदार, नायब सूबेदार अगर कोई अपने से कम के वेतनमान पे आता है तो उसके वेतनमान को सुरक्षित किया जाए। इसी प्रकार हमारा बिंदु नंबर 8 क्या है, उपनल उत्तराखंड की एक संस्था ऐसी है जो पूर्व सैनिक और उनके आश्रितों के लिए बनाई गई, लेकिन यहाँ पे कुछ राजनीतिक और अधिकारियों के द्वारा भ्रष्टाचार करके उसमें 80% पद पूर्व सैनिकों को छोड़कर असैनिकों को दे दिए गए। इसकी पुष्टि हमारी आरटीआई करती है। हमने ये देखा आज जो आंदोलन उपनल के कर्मचारी कर रहे हैं उसमें मैक्सिमम असैनिक हैं। हमारा कहना यह है जो ये 80% पद असैनिकों को दिए गए, इनको वापस क्रमवार तरीके से पूर्व सैनिकों को दिए जाएं, जिससे हमारा जो बेरोजगार पूर्व सैनिक है उसको सेवा करने का अवसर मिले। इसी प्रकार बिंदु नंबर 9 में हमने मांग करी है, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल ये सब राज्य एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, इंजीनियरिंग कॉलेज में पूर्व सैनिकों के आश्रितों को आरक्षण देते हैं। कहीं पे 5 सीट, कहीं पे 10% का आरक्षण दिया जाता है, लेकिन उत्तराखंड में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई नियम नहीं है। हमारी मांग ये है, राज्य सैनिक बोर्ड बोलता है कि उत्तराखंड के 16% परिवार सैनिक परिवार हैं, मतलब हम 16% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं और हमारे बच्चों को आरक्षण नहीं मिल रहा है। और ये आरक्षण इसलिए मिलता है क्योंकि जो सैनिक है जिस समय वो सेना में रहता है वो अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देता है, उसको लाभ दिया जाता है अन्य सरकारों के द्वारा और हमारे पूर्व सैनिकों के बच्चों को आरक्षण देते हैं। तो हमारी डिमांड ये है कि उत्तराखंड के इस प्रकार के जितने भी कॉलेज हैं उसमें कम से कम 10% का आरक्षण या 5-5 सीट दी जाए। हमारा बिंदु नंबर 10 ये बताता है कि राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड में हमको पूर्व सैनिकों को राशन की दुकानों में पहले 8% का कोटा था। हमने जानना चाहा और एक आरटीआई लगाई हरिद्वार शहर में। हमने कहा कि कितने पूर्व सैनिकों को राशन डीलर की दुकानें मिली हुई हैं, तो ये आश्चर्यजनक बात है 605 दुकानों में से केवल 2 पूर्व सैनिक के पास राशन डीलर की दुकान थी। हमने इसके लिए अपील में गए। अपील में हम जिला पूर्ति अधिकारी से मिले तो उनके द्वारा बताया गया कि सन 2014 में हरीश रावत जी की सरकार में पूर्व सैनिकों के साइड में एक छोटा सा डंडा लगाकर उसको विकलांग के लिए दे दिया गया। हमारा विकलांगों से ऐतराज नहीं है, हम कहते हैं उनको 50% का आरक्षण दे दो, लेकिन हमारे कोटे से क्यों दिया? हमारा कहना यह है कि हमारा 8% का आरक्षण जो है उसे वापस रिस्टोर किया जाए। और हम तो ये कहना चाहेंगे मोदी जी आज की डेट में सबसे ज्यादा लाभार्थी को योजना दे रहे हैं और लाभार्थी की सीधे योजना राशन डीलर से जुड़ी हुई है। हम तो कहते हैं पूर्व सैनिक कुछ भी कर लेगा लेकिन भ्रष्टाचार नहीं करेगा। अतः हमारी डिमांड यह है कि कम से कम 50% राशन डीलर की दुकानें पूर्व सैनिक को दिए जाएं और इसके लिए दिल्ली का एक मॉडल ले सकते हैं जो मदर डेयरी में किया जाता है कि अगर कोई 60 वर्ष का कोई पूर्व सैनिक हो जाता है उससे वापस वो ले लिया जाता है मदर डेयरी की दुकान। तो हम चाहते हैं कि पूर्व सैनिकों की एक सीनियरिटी लिस्ट बनाई जाए और उनको राशन डीलर 50% आरक्षण देकर जैसे ही उसकी 60 साल हो वो अगले पूर्व सैनिक को दे दी जाए। इस तरीके से भ्रष्टाचार में कमी आएगी और लाभार्थी की योजना आम जनता पे सही से पहुंचेगी। हमारा 11वां बिंदु है उत्तराखंड के या विकास प्राधिकरण के द्वारा जो भी नगर निगम प्लॉट, दुकान, मकान, खनन के पट्टे, शराब की दुकान का, अगर इसमें भी हमको पूर्व सैनिकों को कम से कम 10 से 15% का आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि पूर्व सैनिक जहां भी जाएगा कम से कम भ्रष्टाचार नहीं करेगा, माफियाओं को पनपने नहीं देगा। इसी प्रकार हमने बिंदु नंबर 12 में हमने एक डिमांड करी है। उत्तराखंड में जब पूर्व सैनिक आता है उसको मात्र 15 से 20 लाख रुपए मिलते हैं।
जब वो यहाँ पे जमीन खरीदने आता है, मकान बनाने की सोचता है, इतना महंगा है कि वो बना नहीं पाता। तो हमारी डिमांड ये है, हर एक तहसील स्तर पर एक एक सैनिक कॉलोनी बनाई जाए, जिसमें सैनिक का 100% आरक्षण हो, जिससे कि वो कम से कम दर पर प्लॉट लेकर उसमें मकान बना सके। इसी प्रकार बिंदु नंबर 13 में हमने डिमांड करी है, हमारा बड़ा भाई उत्तर प्रदेश, जहां के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी हैं, उनका सैनिकों से विशेष लगाव है। इसी लगाव को देखते हुए सन 2018 में उन्होंने एक आदेश पारित किया कि भाई कोई भी पूर्व सैनिक अगर यहाँ पर जमीन खरीदता है उत्तर प्रदेश में, तो उसको वो केवल 100 रुपए की स्टाम्प ड्यूटी लेते हैं, और जबकि उत्तराखंड में महिलाओं के बराबर 2.5 लेते हैं। हमारा कहना यह है, 15-20 लाख का प्लॉट जब पूर्व सैनिक खरीदता है, उससे आप 40-50 हजार रुपए ले लेते हैं। क्या फायदा अगर पूर्व सैनिक को उत्तर प्रदेश की माफिक ही 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे सुविधा दी जाए, तो ये इससे पूर्व सैनिक का जो एक्स्ट्रा पैसा का बर्डन पड़ रहा है, जो वो अपनी पेंशन के पैसे से स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्री शुल्क दे रहा है, वो ना दिया जाए। तो हमारा कहना यह है कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश ने ये योजना लागू की है, उत्तराखंड में भी ये योजना का लाभ दिया जाए पूर्व सैनिकों को। इसी प्रकार बिंदु नंबर 14, उत्तराखंड राज्य में प्लॉटों की आजकल विवाद बहुत बढ़ गए हैं। हमारे गौरव सेनानी पूर्व संगठन और अन्य संगठनों ने भी अलग अलग मौके पे कम से कम पिछले 6 माह में 25 से 30 इसी तरीके के भूमि विवादों का निपटारा कराया है। हमारा कहना यह है, रजिस्ट्री विभाग केवल एक अपना शुल्क लेता है और खाना पूर्ति कर देता है। इसी के कारण आज की डेट में उत्तराखंड के में सब भू माफिया हावी हो रहे हैं। यहाँ की भोली वाली जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है, और जब कोई पूर्व सैनिक या अन्य कोई व्यक्ति भी प्लॉट खरीदता है और उसमें मकान बनाने जाता है, तो उसके 2-2 खरीदार दिखाई देते हैं। तो हमारी डिमांड ये है कि ये जो चूक है रजिस्ट्री विभाग और राजस्व विभाग की, इसमें जिम्मेवारी तय की जाए। रजिस्ट्री विभाग का काम केवल पैसे इकट्ठा करना नहीं है। हमारा कहना यह है, राजस्व विभाग द्वारा एक चाहे कोई फीस रख ली जाए और एक जांच कराई जाए प्लॉट खरीदने से पहले, जिससे अगर कोई पूर्व सैनिक या अन्य बंदा उस प्लॉट को खरीदता है तो वो प्रमाणित हो सके कि ये सही है कि गलत है। इसी प्रकार एक हमारा बिंदु नंबर 15 है, जिसमें हमने डिमांड करी है, हमारा पूर्व सैनिक अपने 15-20 साल जब सेना के बॉर्डर पे रहता है, उसके बाद अपने गांव में वापस आना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि वो अपने गांव में रह के अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करे, लेकिन वहां पे कोई सेवा का अवसर नहीं है। तो और ना सभी पूर्व सैनिकों को नौकरी दे पाना सरकार के बस की बात है। तो हमारा कहना ये है, इसमें 50 लाख तक का लोन ब्याज मुक्त दिया जाना चाहिए। और हमारा कहना ये केवल पूर्व सैनिकों को नहीं, उत्तराखंड के ऐसे मूल निवासी जो हमारे सीमा वाले जिलों से संबंध रखते हैं, उनको भी इस प्रकार का लोन मिलना चाहिए, जिससे वो वहां पे कोई व्यापार कर सके, कोई जूस का, कोई सोलर सिस्टम का, कोई छोटी मोटी फैक्ट्री लगा सके, कृषि से संबंधित कुछ कार्य कर सके। तो इस प्रकार हमारे ये 15 बिंदु हमारे द्वारा रखे गए, और 16वां बिंदु हमारे अध्यक्ष जी एक बार बताएंगे आपको। 15 बिंदु आप सभी को ऋतुराज जी ने बताया। 16वां बिंदु उत्तराखंड में जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र है, जिसमें कि गढ़वाल क्षेत्र, कुमाऊं क्षेत्र और अपना और भी क्षेत्र हैं, तो हमारी एक गढ़वाल इन्फेंट्री टीए बटालियन जो कि हमेशा कलकत्ता में रहती है, जिसमें कि कलकत्ता का ही व्यक्ति भर्ती होता है। इसी प्रकार उत्तराखंड की टीए बटालियन में केवल उत्तराखंड के जो टीए इन्फेंट्री कलकत्ता में है, उसमें उत्तराखंड के लोग ही भर्ती होने चाहिए। और जो टीए बटालियन कलकत्ता में है, उस टीए बटालियन को उत्तराखंड में होना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारे हिस्से के, हमारे उत्तराखंड के हिस्से के लोग वहाँ पर भर्ती, हमारा जो प्रतिशत है भर्ती का प्रतिशत है, हमारे युवाओं का जो सेना में जाने का प्रतिशत है, वो प्रतिशत वहाँ चला जा रहा है। उसको यहाँ पर उत्तराखंड में लाया जाए। उत्तराखंड इन्फेंट्री टीए बटालियन को यहाँ पर उत्तराखंड में उसकी भर्ती की जाए। ये हमारा बहुत अनुरोध है उत्तराखंड सरकार से कि आप इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई करवाने की कृपा कीजिए। तो इस प्रकार से 16 बिंदुओं पर चर्चा ऋतुराज जी ने, अध्यक्ष जी ने बताई, और आने वाले समय में उम्मीद करते हैं सरकार से इसकी फीडबैक ले जाए, और फाइल उनको दे चुके हैं, मुख्यमंत्री जी ने एक्सेप्ट किया, और आने वाले दिनों में इस पर खुशखबरी आप लोगों को बताई जाएगी सैनिकों के हित में।
और कुछ आम जनता के भी हित में। सैनिकों की जानकारी के लिए विस्तार से जो बताएगा उसका PDF भी आप लोगों को मिल जाएगा और लिंक भेज दिया जाएगा। जो भी सैनिक इच्छुक हो उन लोगों को सभी ग्रुपों में इसे डाल दिया जाएगा।